सॉरी मम्मी पापा, मैं मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया और वैसे भी मेरे से सब दुखी थे। मैं सबकी बातें, ज़माने की बातें सोचती हूँ और फिर भी दुखी हो रही हूँ। ना मैं गलत थी और ना मैंने कुछ गलत काम किया। बस मैं पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि NORCET ये क्रैक किया था और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने कभी आप दोनों को हर्ट किया हो तो। आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। थैंक यू मुझे ये ज़िंदगी देने के लिए मम्मी और पापा। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज़ मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोज़ाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में इस समय एक मुद्दा बहुत चर्चा में है। मैंने कल भी आपसे उसके बारे में बात की थी। मुद्दा है मनीषा की मौत का। और कल आपके साथ मैंने वीडियो शेयर किया था। मेरे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस पुराने कल वाले वीडियो को ज़रूर देखें। 11 अगस्त की बात है कि 11 अगस्त को मनीषा अपने घर से निकली थी सुबह अपनी नौकरी पर जाने के लिए। दोपहर बाद तक घर आ जाना चाहिए था। घर नहीं आई मनीषा। बताया जाता है कि एक बार परिवार से संपर्क भी हुआ और बाद में मनीषा का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, यानी कि मनीषा अचानक गायब हो गई। परिवार के लोग शाम ढलते पुलिस के पास भी गए, 112 को सूचना भी दी। 11 तारीख को पुलिस ने बजाय FIR दर्ज करने के, जो परिवार के लोग कहते हैं, लड़की का पिता कहता है, मनीषा के पिता कहते हैं कि पुलिस ने बजाय कोई FIR दर्ज करने के, बजाय कोई कार्रवाई करने के, इन्वेस्टिगेशन करने के, उनसे ही कह दिया कि कहीं चली गई होगी। इस प्रकार की बातें आई। 13 तारीख को मनीषा का शव मिल गया। मनीषा के जो शव की स्थिति थी, जो फॉरेंसिक लैब के यानी कि जो भिवानी के डॉक्टर हैं, पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम के एक डॉक्टर हैं, वो बताते हैं कि शव डीकम्पोज की स्थिति में जा रहा था। यानी कि समझे तो मनीषा की मौत 11 तारीख को ही हो गई थी। 13 तारीख को शव मिला। शव डिकम्पोज की स्थिति में जा रहा है। शव की स्थिति ये भी बताती है कि जैसे उसे जंगली जानवरों ने नोचा भी हो। शव का चेहरा, बाकी सारी कंडीशन, गला बड़ा खराब स्थिति में था। और दूसरी बात ये आई कि आखिर ये हादसा था क्या। जो संवाद पुलिस को कायम करना चाहिए था, जो एक्शन होना चाहिए था तुरंत, वो पुलिस की तरफ से नहीं था। और इसी का परिणाम हुआ कि परिवारजनों के अंदर, ग्रामीणों में, आसपास के लोगों में और जहाँ जहाँ खबर गई, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता चला गया कि मनीषा के मामले में अगर आप देखें तो अब भिवानी के अंदर और आसपास हो सकता है आने वाले दिनों में आपको और जगह भी सूचनाएं मिलें कि मनीषा की हत्या को, मनीषा के मृत्यु को लेकर के मनीषा का ये मर्डर है या क्या स्थिति है, ये तो पूरी तरह से जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो, उसके अंदर क्लियर हो। लेकिन उसमें तमाम प्रकार के आंदोलन, रोड जाम, प्रदर्शन, धरना, मैंने आपको बताया चल ही रहा है, कैंडल मार्च कर रहे हैं लोग। डॉक्टर गोपाल शर्मा बताते हैं कि शव डीकम्पोज की स्थिति में था। कहा नहीं जा सकता था कि धारदार हथियार से इसमें हत्या की गई या कुछ और कारण रहा। ये भी कहा गया कि शव को बुरी तरह से नोच दिया गया था। अभी ये पुष्टि भी नहीं हुई कि बिटिया के साथ कहीं कोई दुष्कर्म तो नहीं हुआ। ये भी पुष्टि कभी नहीं हुई क्योंकि इसकी जांच के लिए अब सैंपल भेजे जा चुके हैं। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि मनीषा की मौत हत्या है या हादसा। तमाम हमारे व्यूवर्स ने उस पर अपने कमेंट्स भी दिए और जिसकी जो समझ थी, जिनकी जो राय थी, अपनी राय व्यक्त की। हम सभी का स्वागत भी करते हैं। कल इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनीषा की मौत हत्या है या हादसा। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि मनीषा की मौत के पीछे कहीं संवाद की कमी सबसे बड़ा कारण रहा, जो जनता के बीच में और पुलिस प्रशासन के बीच में अविश्वास की भावना बढ़ी। मान लीजिए कि 11 तारीख को मनीषा गायब होती हैं, गुम होती हैं मनीषा, यानी कि अपने प्ले स्कूल से मनीषा निकलती हैं और घर नहीं पहुंचती। यही दरमियान का रास्ता था जिस दौरान में एक बात चली कि मनीषा आखिर गई तो गई कहाँ। पुलिस के पास बात जाती है, पुलिस के पास परिजन जाते हैं, लोग जाते हैं शिकायत करने के लिए। लेकिन पुलिस का रवैया, जो मैंने आपको कल बताया कि पुलिस का रवैया जो है बिल्कुल नकारात्मक होता है, कि जिसमें पुलिस मनीषा पर उंगली उठाती है। और ये हमेशा हुआ करता है। मैंने आपको कल भी बताया कि ज़्यादातर मामलों में
अगर कोई लड़की, कोई युवती अगर अचानक से कहीं गायब हो जाए, गुम हो जाए, लापता हो जाए, तो सोसाइटी भी और पुलिस भी एक बार तो ये समझ लेते हैं कि शायद कहीं चली गई होगी किसी के साथ। मनीषा के मामले में भी यही हुआ। सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की यही थी पहले दिन की कि जो उसमें एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जब मनीषा के स्वजन, मनीषा के पिता, मनीषा के परिवार के लोग गए और उन्होंने कहा कि मनीषा घर नहीं पहुंची, तो बजाय इन्वेस्टिगेशन करने के पुलिस ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि कहीं चली गई होगी। 11 तारीख निकल गई, अगला दिन आ गया, 12 तारीख हो गई, 24 घंटे बीत गए। पुलिस के पास फिर लोग गए तो पुलिस ने मात्र एफआईआर दर्ज करके खानापूर्ति कर ली। अगर 12 तारीख को भी पुलिस मनीषा के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा लेती, अगर जहां से मनीषा निकली थी यानी कि उस प्ले स्कूल के सीसीटीवी कैमरों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेती, जांच कर लेती, उनकी सीडीआर देख लेती, स्कूल से निकलने के बाद, और अगर कहीं ये भी देखा जाता कि आसपास के रास्ते, क्योंकि आज पुलिस कह रही है, जिस बात को मैंने आपको कल जोड़ा था कि कहीं कोई हादसा तो नहीं। दरअसल मेरा कहने का मकसद इसलिए था कि मनीषा के शव की जो स्थिति थी वो ये बयां कर रही थी कि मनीषा के शव को जानवरों ने ज़रूर नोचा, ज़रूर उसको यानी कि शरीर पर, मनीषा की मृतदेह पर जंगली जानवरों का कोई अटैक ज़रूर हुआ। इस बात को आज पुलिस की थ्योरी भी कह रही है। और मैंने जो आपसे कल बताया था वो फॉरेंसिक लैब के डॉक्टर की जो वर्जन था उसके आधार पर बताया था, क्योंकि कहा था उसके अंदर डॉक्टर ने कि नंबर 1 बॉडी डिकम्पोज हो रही थी और दूसरी बात थी कि शव को ऐसा लग रहा था कि जैसे जंगली जानवरों ने नोचा कचोटा हो। आज उस बात को पुलिस कह रही है। अगर मनीषा के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया जाता 11 तारीख को ही, तो पता चल जाता कि मनीषा कहाँ गई थी। अगर सीसीटीवी कैमरों को वहाँ चेक कर लिया जाता 11 तारीख को ही, तो पता लग जाता। क्योंकि आज पुलिस कह रही है, पुलिस बता रही है कि मनीषा स्कूल से निकली और लगभग 200 मीटर दूर एक दुकान से, जो शायद ज़रूर दुकान रही होगी देसी, यानी कि जो खाद बीज की दुकान हुआ करती हैं जिस पर दवाइयाँ भी मिलती हैं, वहाँ से मनीषा ने अगर पॉइज़न लिया, दवा ली, जो जहरीली दवा थी उसको अगर उसने ख़रीदा, और जिसकी बाकायदा पुलिस कह रही है कि एंट्री है, दुकानदार के पास एंट्री है। पुलिस ये भी बता रही है कि सीसीटीवी में भी कहीं आ रहा है। अगर ये सब था तो ये 11 तारीख को ही सामने आ जाता और ये मामला सारा ना बनता। लेकिन अगर कहीं पुलिस अपने किसी बात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है तो फिर ये बड़ा जांच का विषय बनेगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं आज इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। आप सुनिए एक बार हुड्डा साहब को। अब तक जो है दोषी जो है वो पकड़े नहीं गए और इसकी जांच जो है वो सीबीआई को देनी चाहिए, जो उनकी मांग है लोगों को। सीबीआई को जांच देनी चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो और दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए। कई दिन होंगे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बदमाश सुधर जाओ नहीं तो बुलडोजर चलवा देंगे। तो अब तक क्या कर रहे थे? 11 साल हो गए बदमाश का तो राज है। मतलब जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिल्कुल चल रहा है और बदमाशी जो अपनी बदमाशी चला रहे हैं। राज ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है। गुरुग्राम में भी रोज देखो, रोज कोई ना कोई ऐसा रोज कहीं बैंक में लूट रहा है, कहीं लूट है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, रोज। जींद में भी फायरिंग हुई है सर, जींद में भी फायरिंग हुई है। 2 लड़कियां हैं 10 साल की और 13 साल की, उनको गोली लगी है। हाँ वही मैं कहता हूँ, ऐसा प्रतीत होता है कानून व्यवस्था जो है सरकार के से बाहर हो गई और कोई ध्यान नहीं है सरकार का। सर कल गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति सर, क्योंकि सीआईडी भी होती है, बहुत सारी एजेंसी ऐसी होती है जिस तरह से प्रदेश में चल रहा है। देखिए व्यक्ति की बात नहीं, लेकिन सरकार जो है, सरकार बिल्कुल निष्क्रिय सरकार है और विफल सरकार है। ये कानून व्यवस्था सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। इसी वास्ते तो बहुत सारी इंडस्ट्री प्लान कर गई, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि तमाम विपक्षी दल बात करेंगे ज़रूर,
बात बनती भी है, बात उठती भी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि जब संवाद कायम नहीं हुआ करता, ऐसे कई इंसिडेंट सामने आए कि जिनके अंदर सरकार का, शासन का, प्रशासन का जनता के साथ संवाद नहीं हुआ, तो कोई भी मुद्दा बड़ा जन आंदोलन बन गया। मनीषा के साथ आज अगर आप कहें तो न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश भर के लोगों की सिंपैथी है, सहानुभूति है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था। अगर इसी बात को, जिसको आज पुलिस जिसको थ्योरी बना रही है, अगर वो पुलिस की थ्योरी है तो इस बात को पुलिस ने आखिर क्यों नहीं पहले ही जाहिर कर दिया? आखिर पुलिस ने पहले क्यों नहीं बताया? और अविश्वास जो पैदा हो गया, खासकर मनीषा के परिवारजनों के बीच में, क्षेत्र के लोगों के बीच में, और वहाँ से अविश्वास चलता हुआ पूरे हरियाणा के खासकर यूथ में चला गया। हरियाणा के तमाम युवाओं में आक्रोश है। आप देखें तो आज दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। लोगों का गुस्सा है ये कि एकाएक आप सामने आएंगे और कहेंगे कि लगता है शायद सुसाइड था, और सुसाइड एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। 13 तारीख को जब आपको शव मिल जाता है और पुलिस कहती है कि शव के साथ में ही सुसाइड नोट मिला था, तो क्या परिवार के लोगों को बताया गया? और या फिर पुलिस में इतना दम नहीं था, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं जरूर वहां पर सवालों के घेरे में पहले दिन से रही थी। अगर परिवार के लोगों को और इसके साथ साथ वहाँ की समाज के लोगों को, पंचायती लोगों को बताया जाता कि शव के साथ में ये सुसाइड नोट मिला है, तो फिर शायद इतना बड़ा मामला ना बनता। लोगों के बीच में जब विश्वास की भावना पनपी। अगर आप देखें, एक तरफ आज बात आ रही है जिसको हमने कल आपके साथ पहली बार शेयर किया कि मनीषा के शव की जो स्थिति थी वो ये बयां कर रही है कि जैसे जंगली जानवरों ने शव पर जरूर कोई अटैक किया। आज पुलिस कह रही है कि शव के पास से हमने लार के सैंपल लिए हैं, उनको फोरेंसिक लैब में भेजा है, वहाँ की रिपोर्ट भी आएगी कि आखिर कौन से जानवर हो सकते हैं। जब पुलिस अगर सब ये पहले से कर रही थी तो आखिर लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा था? इस मामले के अंदर जो स्थानीय लोग हैं, खासकर भिवानी के और चरखी दादरी के जो लोग हैं, उनकी एक समिति बनी हुई थी। कहने के लिए समिति और पुलिस की बातचीत चल रही थी, बैठक चल रही थी, तो क्या समिति को पुलिस ने बताया कि ये सब है? और अगर बताया तो फिर क्या समिति के लोगों ने उस बात को छुपाया? क्योंकि किसी भी मामले में अगर कहीं बेगुनाह पकड़े जाते हैं, कहीं निर्दोष को ले लिया जाता है, किसी इन्वेस्टिगेशन को ठीक से ना हो, तो वो भी उतना ही दंडनीय है जितना कि अपराधी को छोड़ दिया जाना। आज अगर बात मनीषा की करते हैं तो पुलिस ने आज एक सुसाइड नोट भी वायरल हुआ। शायद वो पुलिस ने किया या खुद से हुआ, लेकिन तमाम सोशल मीडिया में और तमाम वेबसाइट पर आप वो देख सकते हैं सुसाइड नोट, और हम भी आपको दिखा रहे हैं। अगर इस सुसाइड नोट को देखें तो पुलिस का कहना है कि ये सुसाइड नोट, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि सुसाइड नोट सही है या गलत है, हम पुष्टि नहीं करते कि सुसाइड नोट पर जो लिखा हुआ है वो मनीषा की लैंग्वेज है या किसी और ने लिखा। हम नहीं कह रहे कि ये कोई षड्यंत्र साजिश है और या फिर सब कुछ ऐसा ही था जैसा दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर उस सुसाइड नोट को देखें तो फिर वो काफ़ी कुछ बयां कर जाता है। आपको एक बार बताएं कि सुसाइड नोट में आखिर लिखा क्या था। तो सुसाइड नोट में लिखा है कि सॉरी मम्मी पापा, मैं मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया और वैसे भी मेरे से सब दुखी थे। मैं सबकी बातें, ज़माने की बातें सोचती हूँ और फिर भी दुखी हो रही हूँ। ना मैं गलत थी और ना मैंने कुछ गलत काम किया, बस मैं पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि NORCET ये क्रैक किया था और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने कभी आप दोनों को हर्ट किया हो तो। आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। थैंक यू मुझे ये ज़िंदगी देने के लिए मम्मी और पापा। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज़ मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। ये मजमून है उस सुसाइड नोट का जो एंग्लो इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है और उसकी जो भाषा है वो देहाती अंचल की भाषा है। इस सुसाइड नोट के अंदर ये तो बात स्पष्ट हो रही है कि मनीषा का अपने माता पिता से बहुत लगाव था। ये सुसाइड नोट बताने के लिए काफ़ी है कि मनीषा के लिए उसके मदर फादर कितने इम्पोर्टेंट थे, और वैसे भी हर बेटी अपने माँ बाप की परी होती है, राजकुमारी हुआ ही करती है। लेकिन अगर कहें तो इस मामले को आप जब गहराई से इसकी गंभीरता में जाएं तो एक मात्र की लापरवाही सबसे बड़ा कारण रहा, जिससे कि परिवार के बीच में, परिवार से बेटी तो जुदा हो गई,
हालांकि मनीषा के सुसाइड नोट की अगर ये सही है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। मनीषा ने इसमें यह भी कहा कि मैं बोझ नहीं बनना चाहती, हर बेटी सोचती है कि मैं अपने माता पिता पर बोझ ना बनूं। इसके बाद अगर देखें तो मनीषा की जो बातें हैं वो बता रही हैं उसके ड्रीम थे कि वो बड़े हो, नर्सिंग ऑफिसर्स बने, इस टाइप के उसके सपने थे। और हर बेटी का, हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात और आ जाती है दोस्तों, जिस प्रकार से मनीषा ने अपनी सारी बातें कही हैं, तो क्या कहीं कम्युनिकेशन गैप पहले से भी चला आ रहा था और उस कम्युनिकेशन गैप को पुलिस ने इतना बड़ा कर दिया? कम्युनिकेशन गैप यानी कि बेटी और माता पिता का बीच भी, हालांकि उनका पर्सनल विषय है, लेकिन पुलिस ने भी उस गैप को इतना बड़ा कर दिया कि वो बड़ी खाई बन गई। अगर मनीषा घर नहीं पहुंचती, पुलिस के पास शिकायत जाती है, तो पुलिस ने भी उसको शायद व्यवस्था के हवाले छोड़ दिया कि आगे जो होगा देख लेंगे, या तो अपने घर पहुंच जाएगी और नहीं तो बाद में खाना पूर्ति कर लेंगे। ज़्यादातर केसों में जो हुआ करता है। इस मामले को लेकर के खासी किरकिरी हो रही है सरकार की, और उसके पीछे बड़ा महत्वपूर्ण बात जो रही है, वो सबसे बड़ी बात रही संवाद की कमी और अविश्वास की भावना रहना। बहुत ज़रूरी होता है, मैं आपको कल भी बता रहा था कि ज़रूरी होता है और जिम्मेदारी होती है थाने चौकियों के प्रभारी की कि वो अपने क्षेत्र के अंदर अपने आसपास के लोगों से संवाद कायम रखें। अगर कोई इस प्रकार की बात हो तो वहाँ तक तुरंत बात पहुँच जाए। अगर ऐसा होता तो आज ये स्थिति ना बनती जो बनी हुई है। आज डिमांड हो रही है, ग्रामीण भी मांग कर रहे हैं और विपक्ष के जनप्रतिनिधि भी बात कर रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। इस मामले की गहन जांच होना तो बहुत ज़रूरी है। इस मामले की जितनी गंभीरता है उतनी ही गंभीरता से इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ये सुसाइड नोट भी कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़े सवाल तो ये कि अगर 13 तारीख को शव के पास पुलिस को सुसाइड नोट मिल गया था तो पुलिस ने उसी समय इसको अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट क्यों नहीं बनाया, अपनी जांच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया। इसके बाद में क्या पुलिस ने परिजनों को या फिर जो समिति बनी हुई है संघर्ष समिति, उनके लोगों के संज्ञान में लाया या नहीं लाया, और नहीं लाया तो क्यों नहीं लाया। तीसरी बात यह आ जाएगी कि अगर उस मामले के अंदर खासकर जो आईओ थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने इस मामले को इतनी लचरपन से क्यों लिया। अगर गंभीरता से लिया जाता तो फिर ये मामला इतना पेचीदा ना होता। चौथी बात आएगी कि जब 2 दिन बाद शव मिला और शव की जो स्थिति थी, इसके अंदर देखना ये भी होगा कि क्या शव वहीं था और या फिर कहीं से ला करके डाला गया। ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब व्यवस्था को देने हैं। और अगर विपक्ष के और गांव के लोग या पंचायत के लोग या संघर्ष समिति के लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, तो फिर ये हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने कल भी आपको कहा था कि सारे मामले में हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार की जो साख है वो ताक पर रखी हुई है। और ज़रूरी है कि सरकार और पुलिस इस पर ऐसा एक स्पष्ट निर्देश दे जिससे कि जनता के बीच जो विश्वास बना है वो विश्वास की भावना कायम हो। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मनीषा की मौत हत्या है या हादसा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।